हेलो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो? स्वागत है आपका इस पार्ट 2 के अंदर। तो हम बीए फाइनल ईयर वालों के हिस्ट्री का जो पहला पेपर था, आधुनिक भारत का इतिहास, तो इसका मास्टर वीडियोस देख रहे थे। पहला पार्ट उम्मीद करता हूँ कि आपने पूरा देख लिया होगा और ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो पहले पार्ट में हमने कहाँ तक पढ़ा, हमने 1857 की क्रांति तक पूरा पढ़ लिया था, ठीक है। और ये मास्टर वीडियो है, इसको आप बिल्कुल ऐसा मत समझना कि पूरा जो है मैं आपको टॉपिक बिल्कुल डिटेल से यहाँ पे कराने वाला हूँ, ठीक है। तो टॉपिक मैं आपको शॉर्ट में समझाने वाला हूँ कि मतलब उसमें जैसे कोई मिशन है उसमें क्या हुआ था, वो सारी चीज़ें शॉर्ट में आपको समझाने वाला हूँ। आप इसको रिवीजन मान सकते हैं कि मैं आपको रिवीजन करवा रहा हूँ आपके कोर्स का, ठीक है। तो ध्यान लगा के बड़े आप इस वीडियो को 2x की स्पीड में करके देख सकते हैं, ठीक है, आपकी सहूलियत के लिए। और जो पेपर है, आप मॉडल पेपर बीए फाइनल ईयर वालों का इतिहास का जो पेपर एक रहता है, ठीक है, वो आप 10 रुपये में पे करके खरीद सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है। और ये जो मास्टर वीडियो की PDF है, आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। पहले वाले की वहाँ पे PDF अवेलेबल हो गई है और ये पार्ट 2 चल रहा है अपना, ठीक है। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। तो आज का अपना टॉपिक देखिए, जो आज टॉपिक ये रहने वाला है कि ब्रिटिश भारत के अंदर जो देश रियासतें थी उनकी क्या हालत थी, उनके क्या जो है प्रभाव थे ब्रिटिश जो है भारत था उसके अंदर। जैसे 1857 की क्रांति तो हो गई, उसके बाद में रियासतों का क्या हुआ, ठीक है, या फिर उससे पहले भी जब ब्रिटिश राज्यों से सहायक संधि वगैरह करने लग गए थे, तब उनकी क्या स्थिति हो गई थी ब्रिटिश भारत के अंतर्गत, ठीक। चलिए शुरुआत करते हैं। तो इस ब्रिटिश जो भारत था, यानी कि अंग्रेज़ों का जो काल था, ब्रिटिश जो पूर्ण आप ऐसा कह सकते हैं कि जो पूर्ण अधिकार प्राप्त राज्य थे, जैसे ब्रिटिश का पूरा अधिकार था, तो उसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। अब 3 भागों में कैसे बांट सकते हैं, कौन कौन से भाग थे? तो पहला भाग घेरे की नीति थी, जो 1765 से लेकर 1813 तक की जो काल है, वो घेरे की नीति का काल था अंग्रेज़ों के बीच में। तो पहला जो घेरे का काल था, घेरे की नीति थी। घेरे की नीति का मतलब क्या होता है कि जो अंग्रेज़ थे उस समय, जो ब्रिटिश कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, वो हस्तक्षेप की नीति और सीमित उत्तरदायित्व की नीति का पालन कर रही थी, ठीक है। हस्तक्षेप का मतलब ये था कि 1813 तक जो कंपनी थी वो दूसरी रियासतों के मतलब कार्यों के अंदर अड़ंगा नहीं अड़ा रही थी। वो अपना केवल व्यापार वगैरह वो सारी चीज़ें करने में व्यस्त थी, ठीक है। हालांकि वो कंट्रोल तो कर रही थी, दूसरी रियासतों पर कब्जा कर रही थी, मगर वो हस्तक्षेप नहीं कर रही थी उन पर। जैसे बंगाल पर कब्जा कर लिया और अवध पर कब्जा कर लिया, तो वहाँ पर केवल कब्जा कर लिया था, उनकी जो शासन है उसके अंदर वो कंट्रोल नहीं कर रही थी। ये हस्तक्षेप की नीति अपना रही थी 1813 के अंतर्गत, ठीक है। और उसके बाद में जो दूसरी नीति आई थी, वो आई थी अधीनस्थ पृथक्करण की नीति, जिसे हम गुलामी की नीति कहते हैं। कि इसके बाद 1813 के बाद के अंदर कंपनी ने जो है रियासतों को अपने अंदर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, अपने अंदर मिलाना शुरू कर दिया, जिसको हम विलय की नीति कहते हैं, हड़प नीति कहते हैं। और इसी के कारण जो है वो आप कह सकते हैं कि 1857 की क्रांति का आरंभ हुआ था। भाई ये कारण था 1857 की क्रांति का, जो डल्हौजी था उसकी जो विलय नीति थी, हड़प नीति थी राज्यों को, तो उसके कारण 1857 की क्रांति मतलब पनपी थी। तो जैसा हमने पिछले वीडियोज़ के अंदर देख लिया था, ठीक है। तो ये दूसरा काल था जिसके अंदर ब्रिटिश कंपनी ने ज़्यादा से ज़्यादा रियासतों को अपनी तरफ मिलाने की कोशिश की, अपने साम्राज्य विस्तार की कोशिश की, ठीक। फिर तीसरा जो प्रकार है वो है अधीनस्थ संघ की नीति। अब अधीनस्थ संघ की नीति जो 1858 के बाद में शुरू हुई और 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया, तब तक के लिए मान्य थी, ठीक है। तो ये तीसरा प्रकार था। तो इसके अंदर देखिए, तीसरे प्रकार में अवध को कुशासन का आरोप लगाकर मिला लिया गया था। ये जो है गुलामी की नीति थी, जो दूसरी नीति अधीनस्थ पृथक्करण की, उसके अंतर्गत ये टॉपिक यहाँ पे है, ठीक है। तो ये मैं आपको उसके अंदर बताना भूल गया था। तो अधीनस्थ पृथक्करण की नीति के अंदर सबसे पहले अंग्रेजों ने जो विलय नीति होती है ना, तो उसका अवध को कुशासन का आरोप लगाकर उसको अपने अंदर मिला लिया। तो ये प्रश्न पूछा जा चुका है पिछली परीक्षाओं में कि ब्रिटिश जो डल्हौजी ने अवध को ब्रिटिश कंपनी में क्यों और कब मिलाया, मतलब इसका विलय कब और कैसे किया, क्यों किया। तो अवध का विलय देखिए कुशासन का आरोप लगा दिया। हमने पीछे भी पढ़ा था कि अवध में डल्हौजी ने 2 एजेंट भेजे अपने और उसको कहा कि चलो तुम रिपोर्ट भेजना कि वहाँ पर क्या हालात है। तो उन जो एजेंट थे उन्होंने बताया कि यहाँ पे भ्रष्टाचार है और शासन सही से नहीं चल रहा है, यानी कुशासन का आरोप लगा दिया और रिपोर्ट भेज दी डल्हौजी के पास। तो डल्हौजी ने इसको कुशासन का आरोप द्वारा अवध को अपने अंदर मिला लिया। और एक सिद्धांत जैसे था कि विलय नीति या फिर हड़प नीति, तो इसके तहत इसने सतारा, जैतपुर, संबलपुर और बगाड़, झांसी, उदयपुर ऐसी रियासतों को क्या है कि अपने अंदर मिला लिया। तो ये व्यापक सिद्धांत क्या था, मतलब व्यापक की सिद्धांत या हड़प नीति थी, मतलब एक गोद निषेध प्रथा आई थी उस समय थी। तो इसका मतलब ये था कि
जिस भी रियासत के मतलब बेटा नहीं था, कोई उत्तराधिकारी नहीं होता, कोई बेटा नहीं होता उत्तराधिकारी के लिए, ठीक है। तो वो राज्य ऑटोमेटिक ही ब्रिटिश कंपनी के अंदर मिल जाएगा। तो यही व्यक्तिगत सिद्धांत था, ठीक है। प्रश्न पूछ ले कि व्यक्तिगत का सिद्धांत क्या था, तो यही था कि जिसके उत्तराधिकारी नहीं हो जिस राज्य में, रियासत में, तो उसका जो राज्य है वो डायरेक्ट ब्रिटिश कंपनी के अंदर मिल जाएगा। इसी के तहत इन्होंने जो कंपनी है उसने सतारा, जैतपुर, संबलपुर, बघाट और झांसी जैसे राज्यों को अपने अंदर मिला लिया। तो यही कारण है कि झांसी वगैरह से क्रांतियाँ पैदा हुई थी रानी लक्ष्मीबाई से, ठीक है। तो ये तो आप जानती होंगे। फिर देखिए आगे देखते हैं कि विलय नीति का त्याग ये इसके अंदर करने लग गए थे। किसके अंदर? ये तीसरी जो नीति आई ना, अधीनस्थ नीति, इसके अंदर ये विलय नीति का त्याग कर लिया। क्रांति के बाद की नीतियाँ, क्रांति भाई बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, अंग्रेज़ों को सबक मिल गया। हालांकि क्रांति सफल तो नहीं हुई, मगर अंग्रेज़ जो है उससे सचेत हो गए थे। तो इसके बाद में जो है अंग्रेज़ों ने विलय नीति का त्याग कर दिया कि भाई अब राज्यों को हम छेड़खानी नहीं करेंगे। हालांकि इसका जो है पालन नहीं किया गया था। अंग्रेज़ शुरू में तो इसने विलय नीति को छोड़ दिया कि भाई अब हम राज्यों को मिलाएंगे नहीं, उसके जो शासक है उसको सौंप देंगे सारी सत्ता और वो अपना देखते रहेंगे, ठीक है। हम केवल व्यापार करेंगे और जो अपना प्रदेश है उस पर हम कंट्रोल करेंगे, वो सारी चीज़ें। फिर 1876 के अंदर देखिए महारानी को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया। सम्राज्ञी मतलब महारानी को घोषित कर दिया। और ये मतलब भारत को एक तरह से गुलामी का मूल कारण यहाँ से शुरू था। लॉर्ड लिटन था उस समय वाइसराय, तो इसने क्या किया कि घोषणा पत्र के द्वारा 1876 के अंदर घोषणा कर दी कि अब भारत की जो सम्राज्ञी है वो है महारानी विक्टोरिया वाली, ठीक है। फिर उसके बाद में देखिए क्रिस मिशन आया, वेवेल योजना, कैबिनेट मिशन, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर आती है सिलेबस के अंदर, तो ठीक है। ये हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि ये सारे क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना, ये सारी चीज़ें आज़ादी से संबंधित है और ये 1940 के आसपास का टाइम है। और अभी हम केवल 1876 और बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो इसको हम आगे भी चर्चा करेंगे क्रिप्स मिशन, वेवेल योजना और कैबिनेट मिशन के बारे में, ठीक है। तो कब कहाँ से आया और ये क्रिप्स मिशन अगर आप जानना चाहें तो यहाँ पे मैंने पॉइंट मेंशन कर रखा है कि क्रिप्स मिशन है जो ब्रिटिश पीएम चर्चिल ने भेजा था। क्रिप्स मिशन ने जो सेकेंड वर्ल्ड वार हो रही थी, द्वितीय विश्व युद्ध, तो उसमें भारत को अपने साथ लेने के लिए क्रिप्स मिशन को भेजा था कि भाई भारतीयों को हम समझाएंगे, क्या कहेंगे कि भाई चलो तुम अपना संविधान बना लेना और अपने जो भी अपने हिसाब से कर लेना, मगर तुम हमें सपोर्ट करना सेकेंड वर्ल्ड वार में। तो ये एक क्रिप्स मिशन था, ठीक है। तो जो पीएम था वहाँ ब्रिटिश का वो चर्चिल, इसने ये क्रिप्स मिशन भेजा था ठीक है 1942 के आसपास के अंदर, ठीक है, मतलब समझाने के लिए। फिर देखिए इसको राजनीतिक गतिरोध दूर करना, ये तो इसका मुख्य लक्ष्य था। हालांकि ये लक्ष्य मुख्य नहीं था। इसके अंदर मतलब अंग्रेज़ ये कहते थे कि हमने क्रिप्स मिशन इसलिए भेजा है कि ताकि राजनीतिक गतिरोध दूर हो सके और हम जो भारतीय अंग्रेज़ों का विरोध कर रहे हैं उनको हम मिलकर बात करेंगे, मतलब सामंजस्य स्थापित करेंगे। मगर इसका वास्तविक जो उद्देश्य था वो यही था, सेकेंड वर्ल्ड वार में भारत को अपने साथ लेना था, मतलब सैनिकों की वगैरह की जरूरत थी इसलिए। फिर वेवेल योजना भी हम देख ही लेते हैं, आगे क्या देखेंगे। 1945 के अंदर वेवेल योजना आई थी, ठीक है, 1945 के अंदर। तो कार्यकारिणी जो परिषद का पुनर्गठन होगा, तो कार्यकारिणी परिषद के अंदर पहले क्या कि कांग्रेस के सदस्य ज़्यादा हो जाते थे और मतलब किसी पार्टी के सदस्य कम थे, जैसे मुस्लिम लीग के उस प्रकार, और जो जातियाँ थी उनका भी जो है बराबर प्रतिनिधित्व नहीं था। तो 1945 में वेवेल योजना आई और उसके अंदर जो है भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया और मतलब हर जाति को, हर कम्युनिटी से प्रतिनिधित्व दिया गया। तो ये थी वेवेल योजना, 1945 के अंदर आई थी। प्रश्न पूछ लेगा वेवेल योजना क्या थी, या नाम दे देगा वेवेल योजना, आपको लिखना है क्या है। तो ये थी वेवेल योजना, ठीक है, 1945 के आसपास की ये घटना थी। फिर कैबिनेट मिशन 15 मार्च 1946 को भारत आया था, ठीक है, और ये भारत को स्वतंत्र करने के लिए, यानी कि स्वतंत्रता के संबंधित बातचीत करने के लिए कि भाई आप संविधान कब तक बना लोगे और संविधान सभा कैसे बनाओगे, वो सारी चीज़ें इसके अंदर कैबिनेट मिशन के तहत की गई, ठीक है। 15 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को जो है भारत स्वतंत्र हो गया था, ठीक है। तो इससे पहले माउंटबेटन योजना भी आई थी और बहुत सारी आई थी, वो हम एक एक करके विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। अब दोस्तों हमने इतना सब कुछ पढ़ लिया, तो इसका मतलब ये नहीं कि परीक्षा में बिल्कुल इतना सा आएगा और आपको इतना सा ही लिखना है, ठीक है। परीक्षा में बहुत ही लंबा चौड़ा प्रश्न आएगा और आपको बहुत ही ज़्यादा पॉइंट लिखना पड़ेगा। अभी जैसे ये प्रश्न है जो अभी हमने टॉपिक पढ़ा, मान लीजिए कि ब्रिटिश भारत में 10 रियासतें, ये टॉपिक हमने पढ़ा, तो प्रश्न अगर आएगा एग्जाम में तो कैसे आएगा कि ब्रिटिश भारत में 10 रियासतों पर क्या प्रभाव पड़ा, आर्थिक प्रभाव या फिर सामाजिक प्रभाव, वो सारी चीज़ें आपको व्याख्या करनी है। तो 4 पेज आपको लिखने को बोल दिया। अब आप ये समझ के जाओगे कि हमने तो वीडियो के
अंदर आधा पेज देखा था, आधा पेज भर के आ गए, तो इससे आपको नंबर नहीं मिलेंगे। ये तो मैं आपको समझाने के लिए इतना शॉर्ट के अंदर बता रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद है कि आप मेरी बातों को समझ रहे होगे। अब जैसे कि प्रश्न पूछ लिया, ब्रिटिश भारत में देसी रियासतों पर क्या प्रभाव पड़ा, तो देखिए प्रभाव तो वैसे ही अंग्रेज़ तो खराब ही थे, अंग्रेज़ लूट मार ही करते थे, ठीक है। फूट डालो राज करो वाली नीति थी, आपको पता है ये सारी चीज़ें। तो अब परीक्षा में ऐसे लिखना है कि भाई देसी रियासतों की जो स्थिति है वो धीरे धीरे खराब होने लगी, वो भी आपको पॉइंट वाइज लिखना है, ठीक है। तो एक मेरा वीडियो ये भी है कि आपको एग्ज़ाम में लिखना कैसे है, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा मैंने वहाँ पे समझा रखा है, ठीक है। वो वीडियो भी आप देख लेना। तो उसमें क्या है कि मैंने आपको बता दिया कि एग्ज़ाम में लिखना कैसे। अब ये मैंने आपको शॉर्ट बता दिया, आपके दिमाग में थ्योरी बन जाएगी कि क्या क्या चल रहा था उस समय। अब प्रश्न इससे आ गया कि ब्रिटिश भारत में देसी रियासतों पर क्या प्रभाव पड़ रहा था, वो आपको लिखना है। तो जैसे कि भाई अंग्रेज़ शुरू में तो भाई ये हस्तक्षेप की नीति अपना रहे थे, वो केवल अपने काम से काम रख रहे थे, और जो है वेलेजली व्यावसायिक संधियाँ अपना रहा था, ठीक है। वो राज्यों को अपनी ओर जोड़ना चाहता था, राजाओं को अपनी तरफ करना चाहता था। ये मैं आपको बता रहा हूँ, उत्तर में आपको किस प्रकार लिखना है। आपको थ्योरी इतना पढ़ ली तो आपको कैसे करना है, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या है कि फिर अंग्रेज़ों की मानसिकता चेंज हो गई, जो उन्होंने देखा कि भारतीय राज्य आपस में लड़ रहे थे, रियासतें आपस में लड़ रही थी, तो उनका फ़ायदा उठाकर उनको अपनी तरफ करना, गुलामी की नीतियाँ अपनाने लग गए थे धीरे धीरे, ठीक है। फिर जो है उन्होंने जैसे अवध पर कुशासन का आरोप लगा दिया था, तो इससे क्या है कि उन पर ज़बरदस्ती टैक्स वगैरह थोप दिए। किसानों की हालत तो वैसे ही ख़राब थी, जैसे ये अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं, स्थायी बंदोबस्त वगैरह, वो जो भूमि व्यवस्था से संबंधित चीज़ें उन्होंने लागू की। तो धीरे धीरे क्या है कि भारत का शोषण होने लग गया था अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है। तो इस प्रकार आपको पॉइंट्स के हिसाब से उत्तर लंबा चौड़ा लिखना है। अब ये तो मैं आपको समझाने के लिए, आपके दिमाग में थ्योरी बैठाने के लिए, क्या है कि मुझे पता है आपने पढ़ा नहीं होगा कुछ भी। सीरीज़ में बहुत ही, जैसे मान लीजिए सीरीज़ के अंदर 125 पेज है, अब आप मुश्किल से 10 पेज पढ़ पाओगे, और आपने 10 पेज से ज़्यादा, 10 पेज क्या 5 पेज भी नहीं पढ़े होंगे अब तक। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपके पास सीरीज़ बुक या कोई भी चीज़ है तो आपने उसके कितने पेज पढ़े, रियल बताना। मैं आपकी वैसे भावना जानता हूँ कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं आपके दिमाग में थ्योरी बैठाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप एग्ज़ाम में क्या है कि फेंकालोजी ना करो। इससे आपको समझने में एहसास होगी कि भाई आप प्रश्न पूछे तो आपको इर्द गिर्द चीज़ें तो लिख पाओ। अब भाई 5 नंबर ना मिले आपको, मान लीजिए प्रश्न 5 नंबर का है, 5 नंबर ना मिले, कम से कम 2 नंबर तो मिले भाई। पॉकेट आप छोड़ के आओ प्रश्न, उससे अच्छा तो आपको 5 में से 2 नंबर मिले, वो भी अच्छा है, ठीक है। तो इसलिए क्या है कि आप पास वगैरह भी हो सकते हो, और अच्छे नंबर अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो, थोड़ा बहुत पढ़ते हो आप, तो उससे आपको नंबर ज़्यादा मिलने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो अब बात करते हैं हम जो भू राजस्व पद्धतियाँ थी अंग्रेज़ों के द्वारा, किसानों का किस प्रकार शोषण हुआ। स्थायी बंदोबस्त, मालवाड़ी और रेतवाड़ी बंदोबस्त, इसका मैंने वीडियो अलग से बनाया हुआ है, अगर आपने वो देख लिया तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, और यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, ठीक है। इसको लंबा समझने के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो देखिए, जो स्थायी बंदोबस्त है वो क्या था। स्थायी बंदोबस्त जो है 1793 के अंदर लागू किया गया था। जो उस समय का वायसराय था वो था कॉर्नवालिस, जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, उसने ये लागू किया। अब ये लागू इसलिए किया कि किसानों को मतलब अंग्रेज़ों को टैक्स लेने में समस्या हो रही थी, भाई टैक्स लेते थे वो, तो कभी क्या है कि किसान टैक्स दे नहीं पाते, और माथापच्ची भी उनको बहुत ज़्यादा हो जाती। भाई टैक्स लेने के लिए यार किसान के पास जाओ तो इस प्रकार की जो है वो सारी झंझट हो जाता था किसानों के लिए, मतलब अंग्रेज़ों के लिए। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया कि टैक्स कलेक्शन करने के लिए इन प्रकार के बंदोबस्त लगाए, भू राजस्व से संबंधित, ठीक है। तो सबसे पहला जो बंदोबस्त था वो स्थायी बंदोबस्त था, 1793 में लगाया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ठीक है। पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र था, जैसे बंगाल, अवध और वहाँ का उड़ीसा क्षेत्र, वो सारा जो क्षेत्र था पूर्वी साइड था, ठीक है। वहाँ पर जो है इसने लागू किया कॉर्नवालिस ने। तो इसके अंदर क्या हुआ, जो जमींदार व्यवस्था है इसके अंदर पनपी, जमींदारों को इसने भूस्वामी घोषित कर दिया। यानी जमींदार कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया कि भाई आप जमींदार हो, आप किसानों से खेती करवाओ, अच्छी अच्छी फसलें जैसे नील वगैरह वो सारी चीज़ें फसलें आप उगाओ, और उनसे टैक्स लो, जितने भी हो उनसे टैक्स लो। टैक्स पैसे नहीं, टैक्स उनसे अनाज लेते थे। जैसे 10/11 भाग अंग्रेज़ों को देते हैं, यानी 11 में से मान लीजिए 11 बोरी हुई है उनके, तो 11 में से 10 बोरी अंग्रेज़ लेंगे, 1 बोरी जो है वो लेंगे कौन, ज़मींदार, ठीक है। तो ये स्थायी बंदोबस्त था, ठीक है। अब स्थायी बंदोबस्त में क्या कमियाँ, आपसे प्रश्न पूछ ले, स्थायी बंदोबस्त की कमियों को लिखी है। तो कमियाँ यही थी कि भाई ज़मींदारी व्यवस्था का इसके अंदर जो है वो उदय हो गया, ज़मींदार शोषण करने लगे किसानों का, किसानों पर बोझ पड़ने लग गया, और बहुत ज़्यादा टैक्स हो गया, ठीक है। और ये सारी चीज़ें कमी है। अब विशेषताएं भी आप यही, अगर विशेषताएं का प्रश्न पूछ ले, स्थायी बंदोबस्त की 2 विशेषताएं, तो विशेषता ये था कि भाई ज़मींदार जो है इसके अंदर इंक्लूड थे, मतलब इसमें ज़मींदारी प्रथा की शुरुआत हुई, और जो है किसानों को इसके अंदर डायरेक्ट टैक्स नहीं देना पड़ता था, ठीक है। ये भी अब विशेषता हो गई। फिर अब आगे जो ये व्यवस्था क्या है कि धीरे धीरे फ्लॉप होने लगी। फ्लॉप इसलिए कि जो ज़मींदार है वो बीच के अंदर जो है बिचौली बन गए, और
आप कह सकते हैं किसानों से टैक्स ले लेते हैं और अंग्रेज़ों को टैक्स बहुत कम मात्रा में देने लग गए थे, यानी कि बीच के अंदर भ्रष्टाचार करने लगे ज़मींदार। तो इसलिए अंग्रेज़ों को लगा कि भाई ये काफ़ी नहीं है, हमें इसमें सुधार करना चाहिए। तो उन्होंने सुधार किया। सुधार मतलब अब नया नियम लगाया, नया बंदोबस्त लगाया, रेतवाड़ी बंदोबस्त। अब रेतवाड़ी बंदोबस्त क्या था, इसको जो है थॉमस मुनरो ने लागू किया था 1820 के आसपास के अंदर। वो लगभग 30 साल चला था। अब थॉमस मुनरो ने 1820 के अंदर जो है रेतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया। अब ये कहाँ लागू किया, ये मद्रास यानी चेन्नई, मुंबई, दक्षिण भारत के अंदर लागू किया, उस साइड के अंदर। तो इसके अंदर देखिए जो ज़मींदार वर्ग था उसको समाप्त कर दिया, यानी ज़मींदारों की छुट्टी कर दी और जो टैक्स है वो डायरेक्ट किसानों से लेने लग गए। भाई अंग्रेज़ वापस से वही पुरानी व्यवस्था के अंदर शिफ्ट हो गए, रेतवाड़ी, यानी कि अब डायरेक्ट किसानों से हम टैक्स लेंगे। ठीक है, कि अब ज़मींदारों का जो है बीच में इसको छुट्टी कर देंगे इसकी। ज़मींदार जो है वो क्या बीच में खाने लग गए थे, खेती पर भी कब्जा करने लगे, किसानों का शोषण बहुत ज़्यादा करने लगे थे। वैसे तो अंग्रेज़ी शोषण कर रहे थे मगर ज़मींदार उसके ऊपर शोषण कर रहे थे, डबल शोषण हो रहा था किसानों का। तो इससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, तो इसलिए जो है अंग्रेज़ों ने ज़मींदारों को हटा दिया। फिर उन्होंने इसमें भी किया, उनको फ़ायदा नहीं हुआ और किसानों के वगैरह शोषण होने लग गया, तो टैक्स वगैरह में कमी आने लग गई। तो उन्होंने एक नया और सिस्टम लागू किया, जो तीसरा सिस्टम था वो था माहलवाड़ी। अब माहलवाड़ी क्या होता है, देखिए अगर आप नाम में कन्फ्यूज़ हो और पर्सन आपसे पूछ ले और आपको पता नहीं है, कन्फ्यूज़ हो जाओ आप तीनों में से, जैसे स्थायी बंदोबस्त, रेतवाड़ी और माहलवाड़ी। तो स्थायी का मतलब तो आप समझ जाना कि स्थायी है, वो स्थायी मतलब उस पर टैक्स स्थायी है और वो डायरेक्ट किसान से लेगा। और माहलवाड़ी, अब माहल का मतलब होता है जो गाँव का मुखिया होता है या फिर कोई पंच होता है, इस प्रकार का। माहल यानी कोई पंच आप मान सकते हैं। तो मतलब इस व्यवस्था में, माहलवाड़ी व्यवस्था में पंच होगा गांव का, जैसे सरपंच अभी चल रहा है, तो उस प्रकार उस समय जो पंच था उससे टैक्स लेते थे। अब वो पंच क्या करता, खुद से तो देता नहीं भाई, ऐसा तो है नहीं कि पंच अपने घर से टैक्स देगा किसानों का पूरे गांव का मिलकर, तो ऐसा तो था नहीं। जो पंच होगा, जो माहल होगा, पंच को माहल कहा जाता था। ठीक है, तो जो पंच होगा वो क्या करेगा, पूरे गाँव से टैक्स लेगा, जैसे किसानों से भाई मिलकर सभी किसानों से वो टैक्स ले लेगा और वो जो है वो अंग्रेज़ों को सौंप देगा। वो इसके बीच में कुछ कमीशन ले लेगा और टैक्स कितना होगा वो खुद जो गांव का मुखिया वही टैक्स का जो है निर्धारण करेगा कि भाई चलो इस साल कितनी फसल हुई है। मान लीजिए 1000 कुंटल फसल हुई है, तो 1000 कुंटल पर उस समय नियम के हिसाब से कितना टैक्स लगेगा, वो जो है ये महल है, जो सरपंच होता था, वो पंच होता था गांव का मुखिया, वो टैक्स कलेक्शन मतलब तय करता था। तो इससे अंग्रेज़ों को फ़ायदा होने लगा भाई, जब उत्पादन बढ़ता तो अंग्रेज़ों के पास टैक्स भी बढ़ जाता। और जो है इसके अंदर आप कह सकते हैं कि टैक्स उत्पादन के आधार पर लगता था। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि पंचायत का मुखिया लगाता टैक्स, तो मुखिया को पता हो जाता कि इसके कितना की बार उत्पादन हुआ है। ठीक है, और इस नीति को हेस्टिंग्स ने लागू किया, लॉर्ड हेस्टिंग्स, वॉरेन हेस्टिंग्स ने, तो आगरा पंजाब क्षेत्र के अंदर इसको लागू किया। तो ये तीनों व्यवस्थाएं थी भूमि बंदोबस्त से संबंधित। स्थायी बंदोबस्त के अंदर क्या था, स्थायी था कि जो ज़मींदार वगैरह थे वो क्या थे, इसके अंदर इंक्लूड थे। स्थायी में ज़मींदार थे, आप ध्यान रखना, स्थायी में ज़मींदार, और रेतवाड़ी में ज़मींदार नहीं थे, डायरेक्ट किसान थे। और मालवाड़ी में एक पंच को बैठा दिया, बीच में गांव के मुखिया को बैठा दिया। ठीक है, ये तीन व्यवस्थाएं हमने कर ली। अब इसी से संबंधित एक सिद्धांत आता है, धन निष्कासन का सिद्धांत। प्रश्न पूछ लेगा कि धन निष्कासन सिद्धांत क्या है। तो देखिए, धन निष्कासन सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था, मतलब ये इनको समझाया था धन निष्कासन को दादा भाई नौरोजी ने। अपनी किताब थी उसकी, उनकी एक किताब थी, उसके अंदर समझाया था। ठीक है, अब धन निष्कासन होता क्या है, ऐसा तो है नहीं। धन निष्कासन का मतलब ऐसा नहीं था कि अंग्रेज़ों ने जो है पैसे चोरी करना चालू कर दिया। हालांकि इससे थ्योरी बिल्कुल ऐसी है कि पैसे चोरी कर रहे थे। वो कैसे कर रहे थे, देखिए, ऐसा धन जो इंग्लैंड भेजा जाता था और उसको भारत का कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था, यानी कि इंग्लैंड के अंदर भारत की कोई चीज़ें, कई सारे कच्चा माल वगैरह, कई सारी चीज़ें भेज रहे थे और पैसा भी खूब भेज रहे थे। जो लूट रहे थे टैक्स वगैरह का, वो अपने परिवारों को भेज रहे थे, इंग्लैंड में भेज रहे थे। तो इससे इंग्लैंड को तो फ़ायदा हो रहा था कि वहाँ पे धन जा रहा है, जो माल जा रहा है, वो सारी चीज़ें जा रही है, मगर भारत को इसका कोई फ़ायदा नहीं। अंग्रेज़ों ने भारत को कुछ नहीं दिया। ठीक है, वो लूटा, पूरा लूटा और वहाँ पे ब्रिटेन के अंदर उन्होंने शिफ्ट कर दिया। तो ये धन निष्कासन का सिद्धांत था, यानी कि जो धन इंग्लैंड भेज रहे थे और भारत को इसका कोई फल नहीं मिल रहा था, वो आओ पॉकेट के अंदर आप कह सकते हैं कि वो जो है धन जा रहा था भारत से। ठीक है, तो इसको धन निष्कासन का सिद्धांत कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, उस समय की जो कांग्रेस थी, जो अभी भी कांग्रेस ही है, पार्टी चल रही है, तो ठीक है, तो अब इसकी बात करते हैं। और इसके अंदर जो है दो दल आए थे, उदारवादी और उग्रवादी दल। उदारवादी और उग्रवादियों से प्रश्न सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं और छोटे प्रश्न जो है राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वगैरह से संबंधित पूछे भी जा सकते हैं। अब प्रश्न तो देखिए, इतिहास बहुत बड़ा चैप्टर है, कहीं से भी पूछ लेंगे। अब आप मुझे कमेंट में ये मत करना कि मैंने आपका वीडियो देखा और
परीक्षा में प्रश्न नहीं पड़े, आपका एक भी प्रश्न नहीं पड़ा। तो प्रश्न क्या है कि मैं आपको 35-40 मिनट के अंदर सिलेबस करवा रहा हूँ। और ये आधुनिक भारत का इतिहास है या हिस्ट्री आप पढ़ोगे तो आपको 4-4 महीने लगते हैं हिस्ट्री पढ़ने में। हिस्ट्री बहुत लंबी चौड़ी है, ठीक है। तो आप ये मत कल्पना करना कि आप इस वीडियो से आप पूरा 100% पेपर अटैम्प्ट कर लोगे। हाँ, 5-4% ऐसे आएंगे परीक्षा में जो आप जो है इससे बाहर होंगे, वो कोई भी नहीं। आप चाहे पूरा सिलेबस ले लो, पूरा किसी का कोर्स खरीद लो हिस्ट्री का, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का, 1-2% ऐसे होते हैं जो आप किसी को नहीं आते हैं और किसी भी जो आप कह सकते हैं कोर्स में से नहीं होते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी लंबी चौड़ी चीज़ें होती है। तो देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो 1885 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखना, 1885 में स्थापना हुई। किसने की? ए.ओ. ह्यूम था। ए.ओ. ह्यूम था उस समय जो एक आईपीएस अधिकारी था, रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी, उसने इसकी स्थापना की 1885 में। तो इसकी स्थापना का कारण क्या था? प्रश्न पूछ लेगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदय के क्या कारण थे। तो सबसे बड़ा कारण तो राष्ट्रवाद का उदय था। 1857 की क्रांति के बाद जो है भारतीयों के अंदर राष्ट्रवाद की भावना आने लग गई थी, ठीक है। तो इसका मुख्य कारण राष्ट्रवाद की भावना थी। और जो भारतीय थे उस समय तो उनको लगने लग गया था कि हमें एक ऐसा संगठन बनाना चाहिए जो हमारे हितों की बात करे, ठीक है, अपने हितों की बात करे, अंग्रेज़ों से अपने हितों की बात करने लग जाए। तो इस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई और इसका प्रथम अधिवेशन जो है 1885 में हुआ, जब इसकी स्थापना हुई। मुंबई के अंदर इसकी जो है प्रथम अधिवेशन हो गया था, ठीक है। तो अब जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है धीरे धीरे 5-4 साल तो ठीक ठाक चला, फिर इसके अंदर मतभेद होने लगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर मतभेद होने लगे। अब मतभेद इस बात से कि एक गुट इसका उदारवादी यानी नरम दल और दूसरा जो गरम दल यानी उग्रवादी राजनीति की तरफ शिफ्ट हो गए। उदारवादी का मतलब उदार है वो आदमी, मतलब वो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो क्या, उदारवादी का मतलब है कि बिना भेदभाव राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रीयता, भाई हम भेदभाव नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम जो भी चीज़ें हैं वो ऊंच नीच वो सारी चीज़ें हम साथ में करेंगे और जो है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत हम स्वशासन प्राप्त करेंगे। जैसे महात्मा गांधी का जो मैटर था वो महात्मा गांधी उदारवादी राजनीति से संबंधित थे, नरम दल के वो नेता थे। तो ब्रिटिश शासन मतलब कि हम भाई अंग्रेज़ों के नीचे रहेंगे, अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं जाएंगे और उनसे हम याचना करेंगे, उनसे पत्र लिखेंगे, कानून के हिसाब से हम चलेंगे और जो है आज़ादी प्राप्त करेंगे। तो ये उदारवादी राजनीति थी, ठीक है। उदारवादी राजनीति का मतलब ये था कि हम कानून के खिलाफ नहीं जाएंगे, ना कोई क्रांतियाँ करेंगे, बल्कि हम असहयोग और भूख हड़तालें वगैरह ऐसी और सविनय अवज्ञा आंदोलन इस प्रकार की चीज़ें करेंगे। और हालांकि ये बाद में हुए थे, उससे उस समय नहीं हुए थे, मगर इस प्रकार के जो है वो साधन उदारवादी राजनीति में प्रयोग किए जाने लग गए थे, यानी नरम दल के अंदर। नरम दल को ही उदारवादी कहते हैं, ठीक है, और गरम दल को उग्रवादी। उग्रवादी मतलब आप समझें कि भाई पूर्ण स्वराज की मांग इनका प्रमुख लक्ष्य था कि हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अंग्रेज़ों को भगाओ यहाँ से, किसी भी हालत में ठोको मारो, कुछ भी करो, और ब्रिटिश शासन का अंत होना चाहिए हर हालत में, ठीक है। हमें हमारा ही जो है प्रतिनिधि होना चाहिए, ब्रिटिश जो अंग्रेज़ है वहाँ उनको भगाना देना चाहिए, मतलब भगाना चाहिए। फिर आंदोलन द्वारा अधिकार प्राप्ति, यानी कि जो गरम दल के या उग्रवादी जो नेता थे वो मानते थे कि भाई हम समयाचना या अर्जियाँ लिखकर हम कभी भी स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करेंगे, हमें आंदोलन करना पड़ेगा, हमें लड़ाइयाँ लड़नी पड़ेगी, ठीक है। आंदोलन द्वारा इनको अधिकार प्राप्ति को ये महत्व देते थे उग्रवादी लोग। भारतीय सभ्यता और संस्कृति की रक्षा करना चाहते थे। जैसे उदारवादी लोगों में जो है आप जानते हैं कि वो उदारवाद थे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था कि चाहे कल्चर वेस्टर्न का है चाहे ईस्टर्न का, वो कल्चर से ज़्यादा महत्व नहीं देते थे, ठीक है। तो जो उग्रवादी है वो अपने कल्चर को, भारतीय कल्चर को, सभ्यता को ज़्यादा महत्व देने लग गए थे, ठीक है। उनको ऐसा माना था कि हम अपनी कल्चर के हिसाब से सारी चीज़ें करेंगे, ठीक है। और फिर इसका जो अगला विशेषता कह सकते हैं, पॉइंट कह सकते हैं उग्रवादियों में, वो है बहिष्कार करेंगे हम अंग्रेज़ों की चीज़ों का, और स्वदेशी आंदोलन करेंगे, हर चीज़ अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है। फिर इसी के से संबंधित एक और घटना आती है होम रूल आंदोलन, ठीक है। अब होम रूल आंदोलन का प्रश्न परीक्षा में कई बार आता है। होम रूल आंदोलन का मतलब जो स्वशासन प्राप्ति के लिए जो है गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने मिलकर इस आंदोलन का शुरू किया था, ठीक है। होम रूल आंदोलन 1916 के लगभग इन्होंने शुरू किया था होम रूल आंदोलन, ठीक है। तो बाल गंगाधर तिलक ने इनको शुरू किया था होम रूल आंदोलन, ध्यान रखना। फिर मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 के अंदर। लखनऊ समझौता 1916, मतलब 1906 के अंदर मुस्लिम लीग अलग हो गया, कांग्रेस से निकला ये मुस्लिम लीग, और मतलब मुस्लिमों का अलग लीग बन गया। और उस समय पाकिस्तान की मांग तो हो नहीं रही थी, पाकिस्तान की तो मांग 1940 में जाकर हुई थी, ठीक है। ये पेड़ में 1940 में गया था पाकिस्तान, ठीक है। और लखनऊ जब ये 1906 में मुस्लिम लीग बन गया तो कैसे भी करके जो नेताओं ने लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था, तो उसके अंदर समझौता करा लिया और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में ये समझौता हुआ, ठीक है, एक कर दिया इन लोगों ने। यानी जो नेता थे उस समय वो ये मान रहे थे कि हम अलग अलग भी हो जाएंगे तो हमें जो है आज़ादी मिलने से रही, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने
जो है समझौता करा लिया 1916 के अंदर, लखनऊ समझौता जिसे कहते हैं, ठीक है। लखनऊ के अंदर हुआ था कांग्रेस के अधिवेशन के दौरान। फिर अगला आता है रेगुलेटिंग एक्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है रेगुलेटिंग एक्ट और वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट। इनसे प्रश्न परीक्षाओं में आते हैं, ये जो भी टॉपिक मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं सबसे प्रश्न आते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। फिर देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1772 में लागू किया गया। गवर्नर थे उस समय जो भी थे गवर्नर, पहले जो गवर्नर होता था उसको गवर्नर ही कहते थे, जैसे बंगाल का गवर्नर, तो उसको बाद में गवर्नर जनरल का नाम दे दिया गया था, ठीक है, मतलब नाम को चेंज कर दिया, गवर्नर से गवर्नर जनरल नाम चेंज कर दिया। और जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हो गई थी, उच्च न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1772 के तहत, ठीक है। फिर वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट, प्रेस का मतलब होता है मीडिया वगैरह, जो अखबार वगैरह उस समय थे, तो इस जो वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट था 1878 में आया, और इसके अंदर भारतीय अखबार जो अंग्रेज़ों के खिलाफ लिख रहे थे और जो भी भारतीय अखबार थे वो उनको बैन कर दिया अंग्रेज़ों ने, ठीक है। केवल अंग्रेजी अखबार और लोकल भाषा के अखबार थे वो चल सकते थे, हिंदी भाषा के अखबारों को इन्होंने बैन कर दिया, ठीक है, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 के थे, ठीक है। अब हम बात करते हैं भारतीय शासन अधिनियम 1919 की। अब प्रश्न इससे आपसे पूछा जा सकता है भारतीय शासन अधिनियम 1919 की प्रमुख विशेषताओं को जो है आप चिन्हित कीजिए, व्याख्या कीजिए वो सारी चीज़ें। तो हम प्रमुख विशेषता तो हम ज़्यादा नहीं देखेंगे, 1-2 पॉइंट आपको बता देता हूँ। तो 1919 का अधिनियम इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली जो अभी हमारे यहाँ पर प्रचलित है, द्विसदनात्मक प्रणाली, वो भी उस समय चली थी, ठीक है, द्विसदनात्मक प्रणाली। तो हालांकि उस समय जो है लोकसभा राज्यसभा नाम उसका नहीं था, अभी तो लोकसभा राज्यसभा नाम है, उस समय कार्यकारी परिषद उस प्रकार का कुछ नाम था, ठीक है। तो केंद्र में द्विसदनात्मक प्रणाली की शुरुआत 1919 के अधिनियम से ही हुई मानी जाती है, ठीक है, इसलिए ये अधिनियम इम्पोर्टेंट है। और दूसरा इसका कारण है इम्पोर्टेंस का, वो है प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली। द्वैध शासन का मतलब में हमने पहले भी समझ लिया और अब फिर समझते हैं कि भाई द्वैध शासन मतलब जो रियासतें होती थी उस समय, जो राजा थे, जो राज्य थे, तो उसके अंदर उनका भी शासन था, मगर कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे थे जो जैसे अभी भारत के अंदर भी द्वैध शासन चल रहा है। तो उस समय क्या था कि जो सेना थी, सेना यानी सुरक्षा से संबंधित मामले और राजस्व से संबंधित मामले जो हैंडल करेंगे वो अंग्रेज हैंडल करेंगे। मुख्य मुख्य चीज़ें तो अंग्रेज़ों के पास चली गई, और शासन की बागडोर वो सारी चीज़ें जो कंट्रोल करेंगे वो कौन करेंगे, वो राजा करेंगे। यानी आधा शासन अंग्रेज़ों का, जो महत्वपूर्ण चीज़ें जैसे कर व्यवस्था, टैक्स वगैरह, और अंग्रेज़ों का सेना थी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें अंग्रेज़ कंट्रोल करते, और शासन करना है, कोई नियम कायदे लगाना है, वो आप राजा खुद लगाते थे, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं द्वैध शासन, यानी कि दोहरा शासन, महत्वपूर्ण विभाग अंग्रेज़ों के पास और शासन की बागडोर राजा के पास, ठीक है, ये द्वैध शासन था। तो ये द्वैध शासन पहली बार 1919 के अधिनियम से ही लगाया गया था, ठीक है, 1935 में इसको वापस से हटा दिया, ठीक। फिर तीसरा इसका महत्वपूर्ण कारण था कि सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली उसकी शुरुआत हो गई। अब सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली मतलब धर्म के आधार पर जो कुछ धार्मिक सीटों का बंटवारा कर दिया गया था। आरक्षण नहीं था, वो आरक्षण से अलग था। जैसे कोई सीट है, मान लीजिए कोई भी, मान लीजिए किसी एक रियासत की सीट है, हम उदाहरण के लिए मान लीजिए जयपुर की सीट है। अब वैसे जयपुर तो पूरा प्रदेश है, मगर मान लीजिए ये जयपुर, जैसे अभी कोई लोकसभा क्षेत्र होता है, राज्यसभा क्षेत्र होता है वो, तो मान लीजिए जयपुर की कोई सीट है, तो उसके अंदर मान लीजिए मुस्लिमों का बाहुल्य है, मतलब मुस्लिम की आबादी ज़्यादा है, मैं आप सपोज करने के लिए कह रही है। तो उस समय जो 1919 का अधिनियम आया, तो उसमें ये कह दिया गया कि अब जयपुर के अंदर मुस्लिम ज़्यादा है, तो अब यहाँ पे जो प्रतिनिधि खड़ा होगा वो मुस्लिम ही खड़ा होगा, हिंदू खड़ा हो ही नहीं सकता। और इसको वोट देंगे कौन देंगे, केवल मुस्लिम देंगे, हिंदू इसको वोट नहीं दे सकते। तो इसलिए इसको सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली इसलिए कहते हैं, मतलब केवल धर्म के आधार पर इसको पूरा बंटवारा कर दिया था। तो ये केवल जो मुस्लिम और सिखों के लिए लागू किया था, इसके अंदर दलितों वगैरह को शामिल किया नहीं था। तो इसलिए जो B.R. अम्बेडकर थे वो भी काफ़ी समय से अंग्रेज़ों से जो है इसकी मांग कर रहे थे कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली वो दलितों पर भी लागू हो, यानी कि अगर जहाँ पे दलित ज़्यादा है तो दलितों को भी सीट अलग से मिलनी चाहिए, ठीक है। तो इसलिए जो अम्बेडकर थे उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। अब गोलमेज सम्मेलन कब हुए और वो क्या थे वो हम आगे पढ़ेंगे, हमारे आगे आएगा, ठीक है, 1930 के आसपास वो आएंगे, तो उसको भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर रोलेट एक्ट आया 1919 में, आप सब जानते हैं, इसके विरोध के अंदर जलियांवाला बाग हत्याकांड, वो सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है। तो हम समझते हैं रोलेट एक्ट क्या था। देखिए रोलेट एक्ट को मैं सीधा आपको समझा देता हूँ कि अंग्रेज़ों ने एक ऐसा कानून लगा दिया कि हम आपको कोई भी मतलब वो वारंट नहीं दिखाएंगे, आपको कोई भी वकील करने का अधिकार नहीं होगा, बिना वकील बिना दलील के हम आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, जब चाहे गिरफ्तार करेंगे, जब चाहे आपको छोड़ देंगे, नहीं छोड़ेंगे वो हमारी मर्ज़ी है। यानी कि वो एक क्या तानाशाह की भांति एक कानून था, ठीक है। तब इसके विरोध के अंदर जलियांवाला में आपको पता है कि बहुत सारे लोग जो है इकट्ठा हुए थे, तो जनरल डायर ने उन पर गोलियाँ चला दी। तो ये घटना 13 अप्रैल 1919 की है। तो इसके अंदर गोलियाँ चला दी तो बहुत सारे लोगों की मौत हो गई, तो इसको जलियांवाला बाग हत्याकांड कहते हैं, ठीक है। ये तो आप पढ़ते ही आए होंगे।
फिर खिलाफत आंदोलन जो है 1919 के अंदर शुरू हुआ था। तो 19 को खिलाफत आंदोलन अंग्रेज़ों के खिलाफ नहीं था, ये था तुर्की सुल्तान पर, जो तुर्की सुल्तान मुसलमान था हालांकि, तो उस पर क्या है कि अंग्रेज़ अत्याचार कर रहे थे, मतलब उसकी सत्ता पर कंट्रोल करना, वो सारी चीज़ें जो कर रहे थे अंग्रेज़, ब्रिटिश शासन ने उस पर भी जो है हस्तक्षेप करा था, तुर्की में भी। तो उसके विरोध में जो भारत के मुसलमान थे उन्होंने ये आंदोलन चलाया, खिलाफत आंदोलन, ठीक है। इसका संबंध भारत में अंग्रेज़ों से संबंधित नहीं था, ठीक है। फिर असहयोग आंदोलन जो है महात्मा गांधी ने चलाया, आपको पता ही होगा, तो ये 1920 के आसपास चलाया, 1920 में इसकी शुरुआत की। तो स्वराज पार्टी 1923 के अंदर इसके अंदर बनी थी असहयोग आंदोलन के दौरान ही, ठीक है। इस स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने की थी, ठीक है। फिर चौरा चौरी कांड हुआ था, तो असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, तो 5 फरवरी 1922 को आसपास, तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वगैरह वापस ले लिया था, ठीक है। फिर इसके काफ़ी दिनों के बाद, काफ़ी सालों के बाद महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया 1930 के दौरान, ठीक है। तो अब महात्मा गांधी ने क्या है कि आंदोलन पे आंदोलन चल रहे थे, और महात्मा गांधी
जी गए भाई, गांधी जी गए। और फिर क्या है कि गांधी जी अकेले तो वो गए नहीं थे, तो अंग्रेज़ सभी को भाई बात कर रहे थे भाई, सभी नेताओं को वो ले जा रहे थे भाई, जिन्ना भी मतलब जिन्ना तो नहीं, हाँ मुस्लिम लीग तो थी, तो हर जो पार्टी थी, हर जो विचारधारा थे उससे नेता ले जा रहे थे। तो मुस्लिम लीग से भी गया, दलित जो भी पार्टियां थी उनसे भी गए, जैसे भी बी आर अम्बेडकर गए। बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ठीक है, आप ध्यान रखना। और जितने भी नेता हुए थे मेन मुख्य विचारधारा से संबंधित, तो वो सभी गोलमेज सम्मेलन में दूसरे में गए थे। तो अब इसके अंदर क्या है कि सांप्रदायिक चर्चा हो गई। सांप्रदायिक चर्चा मतलब मुस्लिमों ने कहा कि मुझे अलग चाहिए, वहाँ अम्बेडकर कह रहे थे कि मुझे अलग चाहिए, मतलब निर्वाचन वगैरह में, या फिर हमें आरक्षण, उस टाइप की बातें कर रहे थे, ठीक है। हालांकि उस समय आरक्षण की बात नहीं हुई थी, मगर इसी प्रकार की सांप्रदायिक चर्चा हो रही थी, ठीक है। हिंदू मुस्लिमों के बीच, सिखों किसी का अलग मांग कर रहे थे, तो इसलिए ये जो है असफल हो गया दूसरा गोलमेज सम्मेलन भी। और पुण्य स्वीगी आंदोलन आंदोलन शुरू किसने कर दिया? गांधी जी ने। गांधी जी आए भाई, कुछ गांधी जी को फायदा नहीं मिला, तो आते ही वापस आंदोलन शुरू कर दिया, ध्यान रखना। फिर तीसरा गोलमेज सम्मेलन 1932 में फिर से आयोजित किया। चलो इस बार आओ हम बात करेंगे फिर से, मगर कांग्रेस इस बार गई नहीं, कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया। बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले एकमात्र व्यक्ति थे भारत के, ठीक है, ध्यान रखना। फिर अगस्त प्रस्ताव की बात करते हैं। अगस्त प्रस्ताव जो है वायसराय लिनलिथ द्वारा आया था 1940 के आसपास, ठीक है। अब अगस्त प्रस्ताव अगस्त महीने में आया, तो इसलिए अगस्त प्रस्ताव उसको कहते हैं। इसमें अल्पसंख्यकों की सहमति के बिना कोई प्रस्ताव पास नहीं, ये इसकी मुख्य विशेषता थी अगस्त प्रस्ताव की, कि भाई अब जो भी हम कोई भी प्रस्ताव पास करेंगे, कोई भी कानून लाएंगे, तो उसमें हम सबकी जो है हामी भरवाएंगे, मतलब सबका राज्य होना उसके अंदर ज़रूरी है। तो इससे मुस्लिम लीग को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला था, कि भाई हम मान लीजिए कि कोई भी कानून बनाएंगे, जैसे भारत अगर आज़ाद होगा तो मैं मना कर दूंगा, मतलब अल्पसंख्यक थे उस समय मुस्लिम, तो वो मना कर देंगे, तो भारत आज़ाद होगा नहीं, और वो अपनी पार्टीशन की बात करेंगे। तो इसी अगस्त प्रस्ताव के बाद में जिन्ना को अलग देश की जो है छाप है वो ज़्यादा उसके मन में बढ़ने लगी थी, ठीक है। कांग्रेस ने तो ऑब्वियसली इसका विरोध ही किया होगा, ठीक है। फिर भारत छोड़ो आंदोलन 1942 को स्टार्ट हुआ था, आप डेट रखेंगे, बाकी तो आप सब जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन क्या था, अंग्रेजों को भगाने के लिए था। फिर कैबिनेट मिशन हम पढ़ चुके हैं कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए 1946 के अंदर कैबिनेट मिशन आया। फिर माउंटबेटन योजना आई। माउंटबेटन मतलब उन्होंने जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे एटली, तो उसने माउंटबेटन को बना के भेजा गवर्नर जनरल की, जाओ और तुम घोषणा कर दो कि भारत को हमने आज़ाद कर दिया। तो 1947 को माउंटबेटन योजना के तहत भारत को मतलब आज़ादी दी गई थी, ठीक है। फिर हमने पढ़ लिया था भारतीय शासन अधिनियम 1935, और 1935 की जो विशेषता है, तो 1919 पढ़ा था हमने, अभी 1935 अब पढ़ रहे हैं। तो 1935 में क्या था कि द्वैध शासन का अंत कर दिया और संघीय प्रणाली को महत्व दिया गया था। और आज का जो भारत का संविधान है वो मुख्यतः 1935 के भारतीय शासन अधिनियम उस पर आधारित है, उसका लगभग कॉपी पेस्ट है, ठीक है। कुछ जो है चीज़ें जो काम की नहीं थी उसको हटा दिया गया था, जो काम की चीज़ें थी वो 1935 के अधिनियम से ली गई थी, ठीक है। तो ये 1935 का अधिनियम था। मुख्य बात यही थी कि द्वैध शासन का अंत कर दिया, और रियासतों को स्वतंत्रता दे देगी भाई, रियासतों को अब खुला कर दिया कि तुम जहाँ जाओ, चाहे तो बेरा में पढ़ो, चाहे कुछ भी करो, ठीक है। तो ये 1935 का अधिनियम था। फिर भारतीय संविधान 1950 की जो प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान 1950 की मुख्य विशेषताएं क्या थी। तो जैसे हम राजनीति विज्ञान में पढ़ते हैं कि भाई ये हम भारत को लोकतांत्रिक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य है, ठीक है, इस प्रकार की चीज़ें थी। तो वो इसकी पूरी विशेषता है कि भारत लोकतंत्र है, प्रभुत्व संपन्न है, गणराज्य है पूरा, और ये संघात्मक है, वो तो आप लिख सकते हैं। और इसका पूरा का पूरा ढांचा 1935 के आधार पर है, और अलग अलग देशों के संविधान से इसकी जो है आप कह सकते हैं लिया गया है, ये अलग अलग। अब देखिए मैंने आपको लगभग सिलेबस तो करवा दिया है, वैसे पूरा तो नहीं करवाया, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भाई शॉर्ट में करवाया, आप भी समझते हैं। और अगर आपके अभी भी दिमाग में नहीं घुसा है, भेजे में नहीं घुसा है, तो आप इसकी पीडीएफ को एक बार पढ़ने की कोशिश करना वीडियो देखने के बाद में, तो हो सकता है आपकी कुछ दिमाग में बत्ती जले, ठीक है। अब 1% इसे छूट गया, वैसे तो कई सारे पर्सन छूटे ही है, क्योंकि इतने सारे भाई एक पेज के अंदर मैं आपको कितना सिलेबस करवा पाऊँगा। तो 1% ये बनता है कि भारत के बंटवारे क्या कारण थे, भाई भारत पाकिस्तान विभाजन के क्या कारण थे। तो विभाजन कारण तो भाई मेन तो मुस्लिम लीग की स्थापना थी, और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली, ये इस प्रकार का कुछ पॉइंट है, ठीक है। तो मैंने कुछ भी छोड़ा नहीं है, अगर आप इनको गौर से पढ़ेंगे और आपके दिमाग में अगर इमेज बन जाएगी, तो आप कोई भी पर्सन मतलब छोड़ नहीं सकते, कोई भी पर्सन आपका छूटेगा नहीं, और आप हर पर्सन को बिल्कुल अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। तो फिर भी कई सारे क्या है कि गुंजाइश तो रहती है कि भाई पर्सन छूट जाएगा या फिर बाहर से आ जाएगा, तो हो सकता है ऐसा हो। तो मेरी आपके लिए ये कोशिश थी, और आपका एग्ज़ाम है तो मेरा भी एग्ज़ाम ही था ये, ठीक है। बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, देखिए 40 मिनट का वीडियो हो गया, ठीक है। तो 40 मिनट ऐसे ही नहीं बनती कि 40 मिनट आके बैठ गए, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए आपको वीडियो को लाइक कर देना है। मैं आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक विश करता हूँ। तो उम्मीद है फिर आपका एग्ज़ाम अच्छे से जाएगा।
मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में अगले पेपर के लिए। तब तक जय हिंद जय भारत।